लोग स्तन्य दोष पढ़ रहे थे, ठीक है। और स्तन्य दोष में ये वाला श्लोक हमने बताया था कि इसको याद रखना है। इसमें चरक के अष्ट क्षीर दोष इसमें आ गए हैं, ठीक है ना। वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम चैत्यानिलात्मक। तो वात से 3 हो गए, कफ से 3 हो गए और पित्त से 2 हो गए। याद करने का ट्रिक बताया था। वात का क्या हो गया, विफेरु, वी से वैरस्य विरस्ता, वी फॉर विरस्ता, पे फॉर फेन संघात और रू से रोक्षता। ये 3 जो हुए ये वात से हुए। कफ में हमने बताया था एसपीजी कमांडो से, एस फॉर स्नेह, पी फॉर पिक्चिल और जी फॉर गौरव से याद रखेंगे। और पित्त में 2 हैं, वी और डी, वी फॉर वैवर्ण और डी फॉर दौर्गंध। तो ये अष्ट क्षीर दोष जो हो गए चरक के, याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमने लिखा था हारीत के 5 क्षीर दोष कौन कौन से होते हैं। अम्ल, अल्प, उष्ण, घन और क्षार, ये 5 जो होते हैं ये हारीत ने क्षीर दोष बताए हैं। अम्ल, अल्प, उष्ण, घन एवं क्षार। और इसमें भी हमने बताया था क्षार की वजह से नेत्र रोग यानी चक्षु रोग होते हैं, और घन क्षीर पीने की वजह से, कि जो घन वाला है इसकी वजह से उत्फुल्लिका रोग हो जाता है। और चरक और काश्यप के क्षीर दोष 8 होते हैं। फिर हमने बताया अलग अलग कैसे हम लोग याद करते हैं। तो पहला ही यहाँ पे दिया हुआ जो वात का पहला है, विफेरु में पहला क्या है, वीरस्य। तो वीरस से क्या होता है, कृच्छेण च विवर्धते, बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे होता है, कृच्छेण च विवर्धते। और दूसरा जो फेन है उसमें आया है कृच्छात प्रवर्तते, यानी कि जो मदर मिल्क का बाहर निकलना है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो बहुत कठिनाई से निकलता है। यानी जब बच्चा जो होता है माँ का दूध पीता है तो दूध की प्रवृत्ति इजीली नहीं हो पाता है, तो वो निकलने में, दूध के निकलने में दिक्कत होती है। तो कृच्छाद प्रवर्तते उसके लिए आया है। और कृच्छेण च विवर्धते मतलब विरस दुग्ध के सेवन से बच्चे का ग्रोथ जो होता है बहुत रिटार्ड हो जाता है, और बहुत कृच्छता के साथ उसका जो है ग्रोथ होता है। और बच्चा कैसा हो जाता है, कृश हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। और उसको स्वाद भी नहीं मिल पाता, उसका जो है क्षीर का जो स्तन का स्वाद है वो भी अच्छा नहीं महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला वैरस्य का, दूसरा हुआ फेन संघात का। तो दोनों में याद रखिएगा, एक में कृच्छेण विवर्धते है, दूसरे में कृच्छाद प्रवर्तते है। फिर तीसरा था फेन, हमने बताया था कि इसमें फेन में क्या होता है, बद्ध विड़ मूत्र मारुत, यहाँ पे मूत्र पुरुष और वायु यहाँ पे बध जाता है, रुक जाता है, अवरोध हो जाता है फेन की वजह से। और वातिक शीर्ष रोग, शीर्ष रोग कैसे होते हैं, वातिक आया हुआ है शब्द, यानी कि वातिक, ये फेन तो वात से हो ही रहा है, शीर्ष रोग हो जाते हैं और साथ ही साथ पीनस हो जाता है, ठीक है। ये हुआ वात की वजह से तीनों। रुक्षिता में क्या याद करेंगे, रुक्षिता में बल रहित आया होगा, हाँ बल ह्रास। याद रखिएगा यहाँ पे बल ह्रास आया हुआ है, यानी बल कम हो जाता है, बल का क्षय हो जाता है बच्चे के ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बल ह्रास है आपको याद रखना है। ऊपर जो है आपका पहले वाले में एक आया होगा कृषि भवती। अब कृषि किस में है, बल ह्रास किस में है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो पहले में कृषि है वैरस्य में, और बल ह्रास जो है वो रुक्षता में है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान रखिएगा, हिंदी मत पढ़िएगा। फिर इसके बाद पित्त वाला जो वी और डी है, वी फॉर वैवर्ण और डी फॉर दुर्गंध है। तो अगर विवर्ण में जाएं तो पहली बात तो पित्त जो है तो पित्त वर्धक आहार विहार के सेवन से होगा, ठीक है ना। नील पीत कृष्ण आदि वर्ण को दुग्ध में उत्पन्न करता है, मतलब जो दुग्ध का जो वर्ण होता है वो नील पीत ये सभी वर्ण का हो जाता है। खैर, अब इस वैवर्ण दुग्ध पीने से नुकसान क्या होता है बच्चे को वो देखना है हमको। विवर्ण गात्र स्विन्न स्यात् उष्ण, क्योंकि पित्त है, पित्त है तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि उसका शरीर जो होता है विवर्ण हो जाता है, ठीक है ना। उसका शरीर जो होता है
वह वैवर्ण हो जाता है। साथ ही साथ स्वेद बहुत अधिक आ रहा है, उसको स्वेद अधिक आ रहा है। स्विन्ना जो आया हुआ है, स्विन्ना शब्द जो आया हुआ वो स्वेद के लिए आया है। स्वेद बहुत अधिक निकल रहा है। और तृष्णा, ये जो तृष्णा है उसको प्यास बहुत अधिक लग। और भिन्न विट, भिन्न का मतलब जो होता है, विट का मतलब होता है पुरुष और भिन्न का मतलब पतला, मतलब जो मल होता है बहुत पतला मल निकलता है। और बालक का शरीर सर्वदा नित्यम उष्णम शरीरश्च, हमेशा उष्ण बना रहता है, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ लगेगा, है ना। बालक का शरीर सदैव उष्ण रहता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे वैवर्ण से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, स्विन यानी स्वेदन बहुत अधिक होगा, तृष्णा बहुत होगी उसको, है ना, और मल बहुत पतला निकलेगा, और शरीर उसका सदैव उष्ण रहेगा। ये वैवर्ण क्षीर के पीने से हानि हुआ। दुर्गंध की बात करते हैं तो दुर्गंध में दो चीजें आपको याद रखनी है, पांडु और कामला, बस। दुर्गंधित क्षीर के सेवन से पांडु और कामला। दुर्गंध से पांडु को कामला हो गया, दुर्गंध से पांडु को कामला हो गया। दुर्गंध से पांडु को कामला हो गया, ठीक। तो हमको दुर्गंध वाला कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बचा दूसरा वाला, टेम्परेचर बढ़ना यानी कि बॉडी का उष्ण रहना, मल भिन्न होना, स्वेद बहुत आना, ये सभी किस में चला जाएगा, विवर्ण में। बाकी जो दूसरा बचा वो दुर्गंध में। दो ही हैं पित्त के, तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। तो कामला और पांडु जो हो गया वो दुर्गंध में आया। यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऊपर कि स्तन्य शोधन करने के लिए इन इन गणों का प्रयोग करते हैं। तो वचादिगण आया हुआ है, हरिद्रादिगण, मुस्कादिगण, मुस्तकादि है, और स्तन्य शोधन महाकषाय है, और स्तन्य जनन महाकषाय। चरक ने दो बताए हैं, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन। पाठा महोषध सुरदार मस्त मोरवा ऐसे करके पढ़ेंगे वो महाकषाय वाले प्रकरण में, सूत्र 4 में। तो वहां पे आपको दो मिलेंगे, एक स्तन्य जनन जिसमें तृण पंचमूल आया होगा, और एक स्तन्य शोधन जिसमें पाठा महोषध सुरदार मुक्त मोरवा ऐसे करके श्लोक आया होगा। ये तब बताएंगे याद करने का ट्रिक जब हम लोग महाकषाय पढ़ेंगे। फिलहाल ये सारे के सारे याद बता रहा हूँ। हरी काका मस्ती से बचो, हरी काका मस्ती से बचो। हरी से हो गया हरिद्रादिगण, काका से काकोल्यादिगण, मस्ती से हो गया मुस्तकादिगण, और बचो से वचादिगण। हरी काका मस्ती से बचो, ये सारे के सारे जो चारों गण हो गए सुश्रुत के, ये स्तन्य शोधन करते हैं। और चरक के दो हैं ही, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन। समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी? समझ में आ रहा है कि और स्लो मोशन में चले? सर अभी आपका आवाज ब्रेक हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं, सबको ब्रेक हो गया था? नहीं सर, मुझे नो ही सर, क्लियर थी। हम फिर से बता दे रहे हैं, ये चारों जो गण हैं सुश्रुत के, हमने बताया हरि काका मस्ती से बचो। हरि से हरिद्रादिगण, काका से काकोल्यादिगण, मस्ती से मुस्तकादिगण, और बचो से वचादिगण। ये चारों गण आपको स्तन्य शोधन के लिए सुश्रुत के याद रखने हैं। और चरक ने दो बताए हैं, एक तो स्तन्य शोधन बताया है, दूसरा स्तन्य जनन महाकषाय है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा पांडुलिपि लिखा हुआ था ऊपर तो बता दिया। अभी हम लोग बुक में ही चलेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला था एसपीजी कमांडो यानी कफज वाले। तो पहला क्या है, स्निग्ध। तो अति स्निग्ध से क्या होगा देखिएगा, वमन और कुंथन। कुंथन का मतलब यहाँ इन्होंने दे रखा है कि मल त्याग के समय, वही प्रवाहण कांखना जिसको, वो कुंथन का मतलब मल त्याग करने के समय प्रेशर लगाना, जोर लगाना। और देखिएगा लाला, लाला मतलब कि मुख से सलाइवेशन, लालालू मतलब मुख से सलाइवेशन होना। नीचे वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, श्वास काश और
तमकान्वितः। श्वास काश प्रसेक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तमक श्वास हो जाता है। और यहाँ देखिएगा निद्रा, नित्योपदिग्ध है स्रोतो भी निद्रा, अति निद्रा आएगी, उसको नींद बहुत आएगी। क्लम हमेशा थका थका सा महसूस करेगा। और ये श्वास काश और तमक श्वास, श्वास काश प्रसेक और तमक श्वास, ये सभी किसमें आया? अति स्निग्ध दूध पीने से। यानी कफ का जो पहला वाला है उसके सेवन से श्वास काश और तमक श्वास हमको याद रखना है। वमन भी है और मल त्याग करते समय कुंथन होगा। छर्दनम मतलब वमन और कुंथन का मतलब मल त्याग करते थे। यानी कि अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था भिन्न मल था, भिन्न किसमें था? वैवर्ण में था। उसी का जस्ट उल्टा यहाँ भी कुछ ऐसा होगा कि मल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है पिक्छिल। देखिएगा हमने गोला बनाया है, लालालू दोनों में है, एस में भी है और पी में भी है। यानी लाला स्राव सलाइवेशन दोनों में, एस में भी है और पी में भी है। अब यहाँ पे याद क्या करना है? मुख और नेत्र शोथ युक्त हो जाते हैं, यानी कि उसके फेस पे और नेत्र के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। किसमें? पिच्छिल दूध पीने से। ठीक है, सलाइवेशन तो होगा ही होगा, अर्थात जिस स्थान पर उसे बैठा दिया जाता है वहीं पे चुपचाप बैठा रहता है। मतलब शून्य वक्त्र अक्षी जड़, जड़ हो जाता है। ठीक है ना, जड़ मतलब जहां उसको बैठाएंगे वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा। और साथ ही साथ शून्य मतलब स्वेलिंग, वक्त्र मतलब मुख पे, अक्ष मतलब नेत्र पे, मुख और नेत्र पे स्वेलिंग, और जड़ता हो जाएगा मतलब कि एक जगह स्थिर हो जाएगा वो बालक जहां बैठा दिया जाएगा। और फिर आता है गुरु। गुरु को कार्डियक डिजीज हो गया, ऐसे याद किए हैं आप भी याद कर लो। गुरु को कार्डियक डिजीज हो गया, यानी गुरु क्षीर पीने से सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको कार्डियक डिजीज, हृदय रोग याद रखना है। ठीक है ना, तो दुर्गंध से पांडु को कामला हो गया था और गुरु को हृदय रोग हो गया, है ना। तो आगे बढ़े, हमने 8 की 8 आपको। अब इसमें आपको करना क्या होगा? फिर यहाँ पे एक चार्ट बनेगा। कैसे? लेफ्ट साइड में सारे के सारे दोष कौन मतलब कौन कौन से हो गए? वायरस से फेन संघात, रुक्षता, वैवर्ण, दुर्गंध, स्निग्धता, पिक्षिल और गुरुता, एक तरफ ये आ गया। दूसरे कॉलम में सभी के लक्षण, और तीसरे कॉलम में अभी जो चिकित्सा आने वाली है। और जहाँ पे वो आप लिखेंगे वहीं पे वी वी वी, पी पी और के, जहाँ पे वायरस से फेन संघात ये लिखेंगे वहीं पे दोष भी ब्रैकेट में लिखते चलेंगे। तो मुझे लगता है हमने अपने तरीके से पूरा क्लियर कर दिया है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे उसको कैश करते हैं, कैसे उसको रिवाइज करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है धात्री वमनार्थ। हम जानते हैं कि अगर किसी ने म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। स्तन्य शोधन के लिए धात्री का वमन कराया जाता है। स्तन्य शोधन करने के लिए धात्री का वमन कराया जाता है। तो वही यहाँ पे आया है, धात्री वमनार्थ कौन कौन सी औषधि का प्रयोग करेंगे। जो धात्री का वमन कराना है उसके लिए कौन कौन सी औषधि का प्रयोग करेंगे। तो वचा, प्रियंगु, मुलेठी, मदन फल, ये सब चीजों का वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले वचा है। ध्यान दीजिएगा, जो वचा होता है कोरस कैलेमस, हालांकि वो तो है मेद्य, वचा जो है मेद्य है एकोरस कैलेमस। और वाणी के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चे हकलाते हैं तुतलाते हैं, वहां पे भी स्पीच अच्छा करता है, बोलने की प्रवृत्ति अच्छी होती है, मधुरता आती है वाणी में। तो इसका जो वामक एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे वमन के लिए, तो जब उसी का डोज बढ़ा देते हैं, वचा हाई डोज में जो होता है वामक का कार्य करता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे वचा आया। वैसे तो वचा मेद्य है, लेकिन जब उसका डोज बढ़ा देंगे वचा कार्य करता है वामक का। तो पूछा गया था इंटरव्यू में यूपीपीएससी में लास्ट वाले में कि वचा के कुछ कर्म बता दीजिए। तो वहाँ पे मेद्य के सिर्फ आपको मेद्य ही याद रहता है, वमन बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। जब उसका डोज बढ़ा देंगे तो वमन का भी कार्य करता है वचा। ठीक है, तो वचा हो गया, प्रियंगु, यष्टि मधु, मदन फल कल हम लोगों ने पढ़ा ही था। हाँ, सरसप और वत्सक जो है वो कुटच के लिए आया है। वत्सक, ये इसी को इंद्रयव भी बोलते हैं, कुटज भी बोलते हैं, तमाम नाम है इसके। और निम्ब, पटोल, ये सभी हैं। और सलवण,
इन सभी को मिलाकर धात्री को वमनार्थ दे रहे हैं। फिर इसके बाद वमन के साथ साथ विरेचन का भी प्रयोग कर रहे हैं। धात्री को वमन हो गया है तो नियम पूर्वक उसको स्नेहन कराकर दोष काल और बल की अपेक्षा रखने वाला वैद्य विरेचन कराना है, यानी कि वमन के पश्चात विरेचन कराना है। हरिति का प्रयोग इसके पहले भी हमने आपको बताया था, बता रहे हैं कहाँ बताया था, अतिसार में बताया था, याद आ रहा है कुछ? यस। यस सर। एक तो वहां पे हमने हरिति का प्रयोग बताया था, जब वहां पे मल कृच्छता के साथ निकल रहा था, उस प्रकरण में हमने हरिति को बताया था। अब यहाँ पे आया हुआ है हरिति का प्रयोग। शास्त्रज्ञ विद्वान को चाहिए कि निशोथ अथवा हरण, त्रिवृत यानी निशोथ हो गया, त्रिवृत सुख विरेचना ना, और अभया हरिति को बोल रहे हैं। तो त्रिविध और हरिति के चूर्ण को त्रिफला के क्वाथ में मिलाकर, हालांकि त्रिफला में ऑलरेडी जो है हरिति वित्तीय अम्ल की है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि त्रिवृत या अभया को त्रिफला के साथ में पिलाना है। त्रिफला का क्वाथ लेना है और उसमें जो है त्रिवृत और हरिति को साथ में देना है, अथवा केवल हरिति के चूर्ण को मधु में घोलकर पिलावें, है ना। विरेचन के लिए हरण के चूर्ण को गौमूत्र में घोलकर पिलावें। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि विरेचन अगर कराना है तो हरिति चूर्ण को गौमूत्र में मिलाकर देना है। तो ये तो हुआ विरेचन कैसे कराएंगे, तो ये याद रखिएगा। ऊपर इन्होंने कहा कि वमन के बाद विरेचन कराएंगे, अब विरेचन कैसे कराएंगे, त्रिवृत और हरिति है, और कैसे त्रिफला क्वाथ में, या फिर उसको जो है हरिति को मधु के साथ में कैसे प्रयोग करना है वो बता रहे हैं। धात्री बोलते हैं जो स्तनपान कराती है बच्चे को, जो स्तनपान, धात्री का मतलब कभी भी माँ नहीं होता है, धात्री का मतलब जो बच्चे को स्तनपान करा रही है ना। तो हम लोग वो पीडीएफ प्रकरण में पढ़ेंगे। तो धात्री के लिए क्या क्या पथ्य होता है, शाली चावल, साठी चावल, सावा चावल, प्रियंगु हुआ, है ना। तो ये सभी जो है, यहाँ पे वेणु आया हुआ है, वेणु बांस को बोलते हैं, है ना। तो वेणु यव, बांस का जो यव है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सभी धात्री के लिए पथ्य है। और कुछ और भी चीजें, कुलत्थ, मसूर, यूश, इनका प्रयोग करना चाहिए। और मुद्ग है, ये सब देख लीजिएगा पथ्य। ऊपर जो है वंश वेणु यव था, यहाँ पे भी वेणु कुछ आया होगा, वेद की अगर, हाँ वंश वेत्र कला, यहाँ भी वंश आया हुआ है। एक्चुअली मेरा टॉपिक था मेडिसिनल ग्रासेस, तृण जातीय वनस्पतियां, तो उसमें वंश भी आ गया था, एक प्लांट हमने वंश भी लिया था। तो वंश बृहत्रयी में जहाँ जहाँ आया है वो सब मुझे इंडिकेट करना था, इसलिए मुझे याद है कि यहाँ पे आया है, धात्री के लिए पथ्य था। चलिए ऊपर देखिए कुछ बातें हैं। एसपीजी, यहाँ पे एसपीजी का लिखा हुआ, चिकित्सा में क्या करते हैं वो नोट कर लीजिएगा। एस मतलब स्निग्ध, अति स्निग्ध में देवदारू, पाठा, मुफ्ता और सैंधव की बात अभी आगे आएगा, तो नोट कर लीजिएगा। अति स्निग्ध में चिकित्सा में देवदारू, अति स्निग्ध में देवदारू, पाठा, मुस्तक और सैंधव। लिख रहे हो कि नहीं, कैसे बोल के निकलने फिर? नहीं सर, लिख रहे हैं, रुकिए। अति स्निग्ध, देवदारू, पाठा, मुस्तक और सैंधव। पाठा, मुस्तक और सैंधव। इसके बाद है पिच्छिल, पिच्छिल में लिखिएगा तक्रारिष्ट, विदारी कंदमूल, तक्रारिष्ट, विदारी कंदमूल। और गुरु में लिखिएगा पिप्पली मूल। गुरु से कौन कौन सा रोग हो रहा था? हृदय रोग। गुरु, कार्डियक डिजीज। हाँ, तो वहां पे क्या है, पिप्पली मूल की बात कर रहे हैं, पिप्पली मूल। पिच्छिल में क्या हुआ, तक्रारिष्ट।
यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ याद करने के लिए। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा तो अति स्निग्ध की अगर चिकित्सा में पूछेगा तो ये पूरा का पूरा देगा। ये देवदारू, पाठा, मुफ्ता, सेंधा, केवल देवदारू नहीं देगा, या केवल पाठा नहीं देगा, केवल मुफ्ता नहीं देगा, देगा तो पूरा का पूरा देगा। पिछिल में अगर पूछेगा तो तकरारिष्ट, विदारी, कंदमूल दोनों देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु पप्पू। गुरु से क्या हुआ? गुरु में। पप्पू से क्या हुआ? पिपली मूल। पप्पू से पिपली मूल। अति दारू, अति से हुआ अति स्निग्ध। दारू मतलब देवदारू वाला है, तो देवदारू वाला हमको पता रहेगा कि देवदारू में पाठा, मुस्तक, सैंधव ये सब आ गया, है ना। पीता है, गुरु पप्पू अति दारू पीता है, एक सेंटेंस बन जाएगा पूरा का पूरा ये। गुरु पप्पू अति दारू पीता है। अति से क्या हुआ? अति स्निग्ध। दारू से देवदारू, पाठा, मुस्ता, सैंधव। पी से पिपली, सॉरी पिछिल, और ता से तकरारिष्ट। पी से पिछिल और ता से तकरारिष्ट, और तकरारिष्ट के साथ में बिदारी कंद भी है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। थोड़ा सा पहले हम लोग पित्त की बात करते हैं। अगर हम कफ की बात कर चुके हैं, थोड़ा पित्त की भी चिकित्सा। मैंने बताया ना, जब तक आप चार्ट नहीं बनाओगे कोई मतलब नहीं मेरे बकाने का, है ना, आपको बनाना पड़ेगा। पित्त में दो था, वैवर्ण था और दौर्गंध। वीडी की बात किए थे, तो वैवर्ण में द्राक्षा और मधुक है, मुलेठी। तो द्राक्षा और मुलेठी, मधुक और द्राक्षा की बात कर रहे हैं वैवर्ण में। और सारिवादि लेप, दौर्गंध में क्या है भाई? दुर्गंध आ रही है, तो सारिवादि जो है, सारिवा का लेप। सारिवा का क्या है लैटिन में? सारिवा का क्या है लैटिन में? अच्छा, हेमिडेस्मस इंडिकस क्या है? गुड। दुर्गंध सारिवादि लेप, दुर्गंध में सारिवादि लेप करेंगे वहां पे। सारे वही है सर। बहुत जल्दी आंसर आ गया। तो वैवर्ण और दौर्गंध है, तो वैवर्ण में द्राक्षा और मधुक हो गया। वैवर्ण, द्राक्षा, मधुक। और दौर्गंध में क्या है? सारिवादि लेप। वायरस से फेन संघात और रुक्षता, जो वात का है, तो वायरस में देखिएगा पंचकोलादि लेप। तो हमने लिखा हुआ है पंचवीर। पंच से क्या हुआ? पंचकोलादि। वीर से क्या होगा? वायरस से। उतने से अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कभी गलत नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, पित्त और कफ वाले ही आंसर रहेंगे, और हमको उसको सही आंसर चूज करना पड़ेगा। तो अगर हमको पता है कि पंचवीर है, तो वायरस का कभी भी हमसे गलत नहीं होगा, हम वहाँ पे पंचकोलादि लेप ही ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो वायरस से पंचकोलादि लेप। दूसरा है पेन संघात में अंजनादि लेप, है ना। अंजनी के फैन, अंजनी के फैन, पंचवीर अंजनी के फैन। पंचवीर अंजनी के फैन। तो पंच क्या हो गया? पंचकोलादि वायरस में हो गया। अंजनी के फैन, अंजनादि लेप किसमें? पेन संघात में। अंजनी के फैन। लास्ट में बचता है रुक्षता में जीवनी वर्ग और बृहद पंचमूल। हमने लिखा हुआ है रूखा जीवन, रूखा सूखा जीवन, है ना। तो रुक्षता में क्या है? जीवनी वर्ग के औषधियों का प्रयोग। सारा का सारा आ गया इसी पेज पे, चिकित्सा ने बता दी सब, और यही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें। देखिए आया हुआ है वायरस में द्राक्षा और मधुयष्टि आया हुआ है ना। द्राक्षा और मधु, हालांकि सारिवा वगैरह भी, लेकिन दो ही आप याद रखिएगा। और पंचकोलादि लेप किस में आया है? देखिएगा, पंचकोल पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक और नागर को बोलते हैं। कुलत्थ के साथ में पीस कर स्तनों पर लेप, यानी पंचकोलादि लेप लगा रहे हैं। जब सूख जाए, जब लेप सूख जाए, तो ध्यान रखिएगा लेप सूखने की बात कर रहे हैं, रुक्षता की बात नहीं कर रहे हैं। गर्म जल से इन स्तनों को
धोकर क्षीर को निकाल देना चाहिए। जो दूषित क्षीर है उसको पहले निकाल देना चाहिए। इस प्रकार दूषित स्तन की शुद्धि हो जाती है ना। ये हुआ आपका पंचवीर। पेन संघात, वही पाठा। अंजनादि लेप आया है ना, अंजनादि लेप पूछा जाता है, कहाँ है? अच्छा ऊपर होगा। ये अंजन आया हुआ है ना, अंजनम नागरम दारू, अभी अगले पेज पे आएगा। तो यही अंजनादि लेप हम बता रहे थे कि अंजनादि लेप जो है पेन संघात में है। अगले पेज पे आएगा। ये अंजनादि लेप पेन युक्त क्षीर में है ना। तो पहला कंटेंट उसका अंजन है, तो उसी के नाम पे उसका अंजनादि लेप अंजनी के पेन हो गया है ना। हाँ, रुक्षता में अभी हमने आपको बताया है कि रूखा जीवन, जीवनी वर्ग की औषधियों का प्रयोग करेंगे, है ना। अभी हमने बताया पीछे। तो यहाँ पे एक और आया है स्तन्य शोधन, यानी कि जो स्तन्य शोधन चौथे चैप्टर में बताया है सूत्र स्थान के महाकषाय वाला, पाठा महाऔषध सुरदार मुरवा वाला, उन 10 द्रव्यों का देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में बताया गया पाठा आदि 10 स्तन्य शोधन औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध पिलाना है किसमें? रुक्ष स्तन की चिकित्सा में। तो वो सभी 10 द्रव्यों का प्रयोग क्षीर के साथ मिलाकर यहाँ पे रुक्ष क्षीर में देखना है ना। साथ ही साथ जीवनी वर्ग की औषधियों का प्रयोग करेंगे। ये नीचे लिखा हुआ देखिए, जीवनी वर्ग की 10 औषधियां कौन सी हैं? जीवक, रीवक, मेधा, महामेधा, वो भी पहला ही महाकषाय है। जीवनी वर्ग भी पहला जीवनी महाकषाय पहला वाला है, यानी कि 2 महाकषाय की बात कर दी है रुक्ष क्षीर में। और साथ ही साथ बृहद पंचमूल किस महाकषाय में है? बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल किस महाकषाय में बताया है? स्तन्य शोधन में। शोध महाकषाय। शोध महाकषाय में लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल है ना। फिर बात आती है वैवर्ण की। यही हमने बताया वैवर्ण में क्या है? द्राक्षा और मधु कल्प का लेप, है ना। निदुह्यातो पुनः पुनः, मतलब जो अशुद्ध क्षीर है उसको बार बार निकाल देना है, याद रखना है। अब आजकल ब्रेस्ट पंप वगैरह आ गए हैं आर्टिफिशियल, उससे भी निकाल देते हैं। जो दूषित स्तन होता है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आयुर्वेद में बहुत पहले से बताया गया है कि दूषित स्तन को बच्चे को नहीं पिलाना है, निकाल देना है, इतना पहले ही बता दिया गया है। दुर्गंधित की बात देखते हैं हम लोग, यही है हल्दी है, वचा है, त्रिफला है, इन सभी का सेवन करना है दुर्गंधित के लिए। और साथ ही साथ अभी हमने आपको एक सारिवा हेमिडेस्मस जो बताया है उसका लेप लगाना है, सारिवादी लेप। तो पहले कंटेंट को याद रखिएगा, सारिवादी लेप भी करना है। और अगर अति स्निग्ध है तो वहां पे हमने आपको बताया अति दारू, अति दारू। अति स्निग्ध में क्या करना है? देवदारू, नागरमोथा, पाठा, इन सभी को गर्म जल से पीकर शीघ्र ही दूध को शुद्ध कर लेती है, यानी कि इन सभी का सेवन उष्ण जल के साथ में करना है। फिर पिच्छिल की बात करते हैं, तक्रारिष्ट, अभी हमने बताया था ना पिच्छिल में तक्रारिष्ट, है ना। तक्रारिष्ट आ गया पिच्छिल में। जब तक पढ़ोगे नहीं, अपने से लिखोगे नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा, हम बता दे रहे हैं। गुरु में क्या आया था? पप्पू, पिपली मूलक्वाथ। गुरु में क्या आया? पिपली मूलक्वाथ अथवा धात्री के स्तनों पर पिठवन और शीर विदारी को पीस कर ले। पिठवन कृष्णपर्णी को बोलते हैं। एक होता है शालपर्णी, एक होता है कृष्णपर्णी। तो कृष्णपर्णी यूरेरिया पिक्टा जिसको बोलते हैं, श्रीगाल विन्ना, उसी के लेप करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो कृष्णपर्णी का लेप यहाँ पे है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 8 क्षीर दोष, उसके लक्षण, उसकी चिकित्सा यहाँ पे हमने बता दी है। टाइम है, किसी का क्लास तो नहीं है अभी? किसी की क्लास तो नहीं है अभी? तो 9:30 से है। ठीक है, खत्म करना है मुझे वो।
भेषज काल। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमने लिखा है कि चिकित्सा स्थान को इन 3 नामों से भी जाना जाता है, औषध स्थान, योग स्थान और उत्तम रहस्य। जैसे कल हमने आपको कल्प स्थान का एक और नाम बताया था, वैसे ही चिकित्सा स्थान के ये 3 अन्य नाम हैं, औषध स्थान, योग स्थान और उत्तम रहस्य। बाल रोग चिकित्सा, यहाँ पे थोड़ा सा पीडियाट्रिक की बात किया जाए चरक ने। बस ये यहाँ पे बताया हुआ है कि बालकों के शरीर में जो भी हम चिकित्सा बता रहे हैं, अगर उनका आपको बालकों में प्रयोग करना है तो उसकी मात्रा को अल्प कर देना है, ठीक है ना। जो जवान या वृद्ध मनुष्य के शरीर में दोष, दूष्य, मल तथा रोग और चिकित्सा होती है, वही यानी कि जो जवान में, वृद्ध में, इन सभी में चिकित्सा हम करेंगे, वही बच्चों में भी करनी है। वही दोष, दूष्य, मल और रोग तथा चिकित्सा सभी बालकों में भी होती है, किंतु करना क्या है, डोज कम कर देना है। यहाँ पे इन्होंने मात्रा की बात की, मात्रा अल्प हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो रेफरेंस है ये योनि व्यापक चिकित्सा का है। दोष, दूष्य, मलाश्चैव महताम व्याधयश्च ये त एव सर्वे बालानाम, वही सभी चीजें बालकों में प्रयोग करते हैं। मात्रा स्वल्पतरा मता, मात्रा को कम कर देंगे। वही बार बार फिर कह रहे हैं कि अल्प मात्रा में औषधियों का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बच्चों में क्या है, डोज कम कर दिया जाता है। और दूसरी बात, मधुर द्रव्यों का, बच्चे जो है तिक्त, कषाय, ये सब द्रव्य का तो सेवन कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए द्रव्यों को जो औषधि पान कराएंगे, चटाएंगे उनको, शिशुओं को कैसा होना चाहिए, मधुराण। बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि प्रमाद रहित होकर मधुर द्रव्यों के क्वाथ में, यहाँ कषाय जो आया हुआ है, ये कषाय जो है रस के लिए नहीं है, कषाय क्वाथ को भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यहाँ पे कषाय शब्द क्वाथ के लिए आया है, यानी कि मधुर द्रव्यों के क्वाथ में दूध मिलाकर उसे मृदु बनाकर बालकों को प्रयोग करें। यानी मधुर द्रव्यों से बनाया औषधि को, पहली बात तो, और मृदु रहे, है ना, ज्यादा तीक्ष्ण न रहे, ये भी ध्यान रखना है। और कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना है बच्चों के लिए, अत्यंत स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, अम्ल, ये सभी, और जो विपाक में कटु हो। कुल मिला के पित्त वर्धक या वात वर्धक या अति कफ वर्धक आहार का सेवन नहीं करना है। अगर अति स्निग्ध की बात करें, अति गुरु की बात करें तो ये कफ को बढ़ाएंगे, रूक्ष की बात करें तो वो वात को बढ़ाएंगे, उष्ण, अम्ल, इन सब की बात करें तो ये किसको बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे। तो ये सभी चीजों का त्याग कर देना है, ये बच्चों के लिए त्याज्य हो गया। अब ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि चरक ने कौन कौन से चैप्टर किए और दृढ़बल ने कौन कौन से चैप्टर को पूरा किया है। तो चिकित्सा के 17 अध्याय, 12 सिद्धि और 12 कल्प, ये दृढ़बल ने किए हैं। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि 41 चैप्टर जो है चरक के, दृढ़बल ने पूरे किए हैं। तो चिकित्सा के 17 अध्याय कौन कौन से हैं, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, और जो 12 कल्प और सिद्धि के हैं वो भी दृढ़बल के हैं, है ना। उसका भी ट्रिक हमने बता दिया है, उसको देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में होगा कि दृढ़बल ने कौन कौन से चैप्टर पूरे किए हैं। तो 30 में से अगर 17 चैप्टर अकेले दृढ़बल के हैं, तो चरक के कितने हुए, 30 में से 17 घटा दीजिए तो 13। 13, चरक के 13 हैं, है ना। देख लीजिएगा 13 कौन कौन से हैं। जरा जीपी करा वाले भी रहेंगे उसमें, और हमने आपको कुछ और उसमें बता रखा है, देख लीजिएगा उसको। यही है, रहस्य स्थान भी बोल रहे हैं, उत्तम स्थान भी इसको बोल रहे हैं, ये सब चीजें देख लीजिएगा। इसको उत्तम रहस्य बोल रहे हैं, इस स्थान को उत्तम रहस्य। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लिखिएगा औषध काल या भेषज काल, लिखिए फटाफट, भेषज काल। देखिए चिकित्सा में भेषज काल का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये आप आज समझ जाएंगे कि भेषज काल क्यों बताया गया है। मनमाने तरीके से औषध का सेवन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है।
मनमाने अनुपात से औषध का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो लिखिएगा चरक, सुश्रुत, हृदय और काश्यप। चरक, सुश्रुत, हृदय और काश्यप। लिखिए उसको जो हम बोल रहे हैं, फटाफट लिखिए। चरक, सुश्रुत, हृदय और काश्यप 10। संग्रह 11। संग्रह मतलब अष्टांग संग्रह AS। हृदय मतलब अष्टांग हृदय AH। संग्रह 11, हृदय 10 हो गए। शारंगधर 5। शारंगधर 5। अगला पॉइंट लिखिएगा निशी। निशी मतलब रात्रि को। निशी को भैषज काल में, निशी को थोड़ा फास्ट लिखिएगा, बहुत ज्यादा मैटर है। निशी को भैषज काल में, निशी को भैषज काल में संग्रह, हृदय और शारंगधर ने रखा है। संग्रह, हृदय और शारंगधर ने रखा है। हेडिंग डालिएगा चरक। पहला पॉइंट लिखिएगा बलवान व्यक्ति। बलवान व्यक्ति लिखिएगा डैश करके। औषध प्रातः काल। औषध प्रातः काल। दूसरा लिखिएगा अपान वायु विगुणता। अपान वायु विगुणता। अपान वायु विगुणता। इसमें लिखिएगा भोजन के पूर्व। भोजन के पूर्व। नेक्स्ट लिखिएगा समान वायु विगुणता। समान वायु विगुणता। इसमें लिखिएगा भोजन के मध्य। भोजन के मध्य। नेक्स्ट लिखिएगा व्यान वायु विगुणता। व्यान वायु विगुणता। प्रातः काल भोजन पश्चात। प्रातः काल भोजन पश्चात। नेक्स्ट उदान वायु विगुणता। उदान में लिखिएगा सायंकाल भोजन पश्चात। सायंकाल भोजन पश्चात। सायंकाल भोजन पश्चात। फिर लिखिएगा प्राणवायु। प्राणवायु विगुणता। इसमें लिखिएगा ग्रास ग्रासांतर। ग्रास ग्रासांतर। ग्रास ग्रासांतर। अगला लिखिएगा 8वां पॉइंट, सॉरी कौन सा पॉइंट हो गया? 7। हाँ लिखिएगा श्वास कास पिपासा। श्वास कास पिपासा मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु मतलब बार बार। नेक्स्ट लिखिएगा हिक्का। हिक्का सामुद्ग लघु अन्न में मिलाकर। सामुद्ग लघु अन्न में मिलाकर। सामुद्ग लघु अन्न में मिलाकर।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने देखिए जो हम दिखा रहे हैं अभी, लिखा हुआ है रोगी की अपेक्षा से काल, बलवान रोगी बिना भोजन किए हुए प्रातः काल औषधि का सेवन करें। यानी कि जो बलवान रोगी आपने पहला लिखा है, औषध प्रातः काल लिखा हुआ है ना, वहीं पे लिख लीजिएगा भोजन के पूर्व, भोजन के पूर्व, प्रातः काल भोजन के पूर्व। फिर देखिए लिखा हुआ है दुर्बल रोगी लघु पथ्य अन्न में मिलाकर औषध का सेवन करें। यहाँ देखिए दुर्बल रोगी जो होता है लघु अन्न में, वो भी पथ्य होना चाहिए, उसमें मिलाकर, दुर्बल रोगी लघु पथ्य अन्न में मिलाकर सेवन करेंगे। और बलवान जो रोगी होता है प्रातः निरान्नो, प्रातः निरान्नो मतलब अन्न मतलब बिना अन्न सेवन के, ध्यान से देखिएगा उसमें आया हुआ है प्रातः निरान्नो बलवान पिबेत, मतलब कि प्रातः काल में जो बलवान है वो प्रातः काल में बिना भोजन किए हुए खाली पेट औषधि का सेवन कर सकता है। लेकिन जो दुर्बल है वो लघु पथ्य में मिला करके औषधि का सेवन करे। ठीक है ना, ये तो हुआ बलवान और कृष की बात, दुर्बल की बात है ना। इसके बाद देखिएगा अगली बात करते हैं, भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य में, भोजन के पश्चात, बार बार, तमाम तरीके के ये औषधि काल बताए हैं 10। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ऊपर। देखिए जहां ना समझ में आएगा बता दीजिएगा। अभी हमने आपको लिखाया कि अपान वायु विगुणता, क्या लिखाया है, भोजन के पूर्व, ऐसा लिखाया। यस सर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अपान वायु, ध्यान से सुनना, यही कंफ्यूजन होता है, पूरा रट्टा मारना है, 15 मिनट में पूरा का पूरा बहस काल रट जाना चाहिए और समझने के साथ साथ। अपान वायु विगुण होने पर भोजन के पूर्व औषध देना चाहिए। तो अपान मतलब कोई गेस्ट आया तो आप उसको कैसे कहते, आप आइए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन के पूर्व में, मतलब उसको भोजन के पूर्व, हमको ये याद रखना है कि भोजन के पूर्व में है कि भोजन के पश्चात में, तो उसको पहले जो है भोजन के पूर्व। तो अपान यानी आप में क्या हुआ, भोजन के पूर्व में औषध देना है, पहला पॉइंट तो ये। यहाँ भोजन से पहले का तात्पर्य भोजन करने के कुछ मिनट पूर्व औषध सेवन करना है। जैसे डायबिटिक मेडिसिन हम देते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह पेशेंट खाते हैं तो क्या करते हैं, भोजन के जस्ट पहले लेते हैं, ऐसा होता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। मेटफॉर्मिन वगैरह डायबिटिक पेशेंट को हम कहते हैं जैसे आपके सामने थाली आ जाए वैसे ही आप दवा खाइए फिर भोजन करिए। और हम जानते हैं प्रमेह का एक लक्षण क्या होता है, प्रभूत आविल मूत्रता। क्या होता है, प्रभूत आविल मूत्रता, यानी कहीं न कहीं अपान वायु की विगुणता वहां पे हम कह सकते हैं, क्योंकि मल मूत्र की प्रवृत्ति कौन कराता है, अपान वायु। तो यहाँ पे अपान वायु का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम अगर मधुमेह वाली डायबिटिक मेडिसिन को याद रखेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि अपान, ये जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे आयुर्वेद में नहीं मिला है, बट एक मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि अपान वायु की विगुणता में क्यों हम भोजन के पूर्व औषध दे रहे हैं। जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को एंटी डायबिटिक ड्रग जो देते हैं वो उसको सेवन करने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है, यदि रोगी बलवान है तो प्रातः काल भोजन के पहले औषध सेवन करें। ये भी हम लोग पहला ही पॉइंट लिख लिए थे कि अगर रोगी बलवान है तो प्रातः काल भोजन के पहले औषध सेवन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल भोजन के पहले औषध हम कब देते हैं, अगर मॉडर्न मेडिसिन देखें तो हम लोग ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जितना भर का झोल है वो हम लोग सवेरे भोजन के पहले देते हैं, एम्प्टी स्टमक। और एक और ड्रग चलाते हैं हम लोग, एटीटी चलाते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, ये सब भी प्रातः काल खाली पेट ही दिया जाता है, जानते होंगे ये सब बेसिक चीजें हैं। तो अगर रोगी बलवान है तो प्रातः काल भोजन के पहले ही औषध देना है। ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिए, तीसरा पॉइंट देखिएगा, समान वायु। अभी हम लोगों ने अपान देखा था, अपान मतलब मल मूत्र की विगुणता, वहां पे हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया, डायबिटीज, है ना।
यहाँ पे क्या है, समान। समान वायु क्या करता है? समान वायु का कर्म क्या है? सर सर पाचन। पाचन करना सर। पाचन कहाँ पे होता है? पेट में होता है। पेट कहाँ होता है? अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो, अगर शरीर के ऊपर से नीचे की बात करें तो पेट जो होता है मध्य में होता है, बिल्कुल मिड में होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, समान वायु के विकृत होने पे आहार के मध्य में, तो यहाँ पे मध्य शब्द याद रखिएगा। तो समान वायु के विकृत में कहाँ पे देंगे? आहार के मध्य में, मतलब भोजन कर रहा है और बीच में ही उसको औषधि का सेवन कराना है। समझ में आया? तो अपान में भोजन करने के पहले ही, और समान में मध्य में। कैसे याद रखेंगे? समान मतलब पाचन, पाचन बीच में होता है, पेट में होता है, पेट बीच में, तो मध्य में हो गया, है ना। चौथा पॉइंट देखिएगा आया हुआ है व्यान वायु। व्यान वायु का मतलब क्या हुआ? जो सर्कुलेशन कर रहा है। तो व्यान वायु की विकृति में प्रातः काल भोजन कर लेने के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल भोजन कर लेने के बाद और उदान वायु की विकृति होने पर सायंकाल भोजन कर लेने के बाद। हमको व्यान और उदान दोनों एक जैसे हैं, दोनों में भोजन कर लेने के बाद है। व्यान और उदान दोनों में भोजन कर लेने के बाद है। अब एक में प्रातः काल है, एक में सायंकाल है। बस यही हमको, अगर हम समझ जाएंगे तो हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला समझ में आ गया सब? ऊपर वाला क्लियर हो गया सब? ये ऑल क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर लर्न हो गया। उदान वायु का काम क्या होता है? सर वोकल करना। वोकल कर्म। वोकल फोन पे कब बतियाते हैं हम? शाम को बतियाते हैं, रात को खाना खाने के बाद फोन लेके बैठ जाते हैं, बतियाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उदान वाला सायंकाल भोजन के बाद हो गया, बस और कुछ नहीं याद कराएंगे, है ना। तो उदान वाला सायंकाल हो गया, यानी सायंकाल भोजन के बाद, क्योंकि हमको बहुत बोलना है, बतियाना है। तो उदान वाला जो हो गया सायंकाल भोजन की। दूसरा बचा व्यान। व्यान जो हुआ वो सर्कुलेशन करना, दिन भर आदमी काम धंधा करेगा अपना, तो उसमें जो है प्रातः काल भोजन के बाद जो है व्यान वायु। ठीक है, ये व्यान हो गया, उदान हो गया। फटाफट सुनिए, हमने आपको बताया है उदान वायु सायंकाल भोजन के बाद, समान वायु भोजन के मध्य में, व्यान वायु प्रातः काल भोजन के बाद। ठीक है, और अपान में क्या बताया है? भोजन के पूर्व, जस्ट पहले। ठीक है। तो हमने आपको 4 वायु का बता दिया, बचा है कौन? प्राण वायु। देखिए आ रहा है नीचे, प्राण वायु के दूषित होने पर ग्रास में औषध मिलाकर सेवन करना चाहिए। ग्रास मतलब निवाले को बोलते हैं। ग्रास यहाँ घास को नहीं बोलते हैं, ग्रास का मतलब होता है निवाला। तो निवाले में औषध को मिलाकर सेवन कराना चाहिए। कब? प्राण वायु की विकृति में। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है ग्रासांतर। 7वां नंबर देखिए, ग्रासांतर। ग्रास अंतर, ग्रास हमने बताया निवाला, तो 2 निवालों के अंतर पे, एक निवाला लिया फिर उसके बाद दूसरे निवाले के अंतर पे एक निवाला खाने के बाद औषध सेवन, पुनः एक निवाला फिर, है ना। मतलब निवाला लिया फिर औषध, फिर निवाला फिर औषध, इस तरीके से ग्रासांतर। ऐसा नहीं कि एक निवाले और दूसरे निवाले के बीच में औषध लेके बंद कर दिया। यहाँ पे औषध एक से अधिक बार भी ले रहे हैं। लिखा हुआ एक निवाला खाने के बाद औषध सेवन, पुनः एक और भोजन, पुनः औषध सेवन, मतलब उसको रिपीट कर रहे हैं, उसी आहार में उसको औषध को रिपीट कर रहे हैं। ये हुआ ग्रासांतर। तो ये ग्रास और ग्रासांतर दोनों हम प्राणवायु में लेते हैं। तो प्राणवायु में ग्रास और ग्रासांतर दोनों आ जाता है, इसीलिए हमने आपको प्राणवायु में ग्रास और ग्रासांतर दोनों लिखाया होगा। फिर इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, हिक्का काट दीजिए। वहां पे काश श्वास पिपासा, क्योंकि श्लोक में जो आता है वहां पे हिक्का नहीं है। हिक्का आएगा लेकिन अगले वाले में आएगा, 9वें वाले में। तो 8वें से हिक्का काट के वहां पे काश लिख लीजिए। काश श्वास पिपासा हमने काटा हुआ है, काश श्वास और पिपासा। इसमें क्या कर देना है? मुहुर्मुहु, बार बार, बार बार। जैसे खांसी आती है तो बार बार लौंग आदि बट्टी मुंह में रख के चूसते हैं,
खांसी आती है तो बार बार लवंग मुंह में डाल लेते हैं या गुड़ डाल लेते हैं, तो उसको ऐसा नहीं अदरक मुंह में रख लिया, ऐसा करते हैं ना सामान्यतः। तो ऐसा नहीं कर रहे, अभी टाइम कहाँ हुआ है, आ रही है खांसी, आने तो अभी सवेरे ही तो हमने लवंग आदि वटी लिया था, अभी थोड़ी देर पहले तो वहाँ, यानी कि वहां पे जब हमको आवश्यकता पड़े, बार बार का मतलब मुहुर्मुहु। अब ऐसा नहीं कि प्यास लगेगी तो पानी नहीं पियेंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो पिए थे। वहां पे बार बार शब्द आया मुहुर्मुहु, कहाँ पे, काश, श्वास और पिपाशा यानी तृष्णा में। फिर 9वां पॉइंट है हिक्का में। हिक्का से पीड़ित रोगियों के लिए हल्के यानी लघु अन्न के साथ सामुद्र का सेवन करना चाहिए, अर्थात हिक्का रोग से पीड़ित मनुष्य को लघु अन्न के साथ आवश्यकता अनुसार भोजन से पूर्व और भोजन के अंत में औषधियां दी जानी चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग के समय सामुद्र का मतलब ये बता रहे हैं कि भोजन के पहले और भोजन के अंत में, आदि और अंत में, और लघु अन्न के साथ में। लघु अन्न का सेवन कराना है तो हिक्का में क्या करना है, भोजन के पूर्व, आदि में और अंत में आपको औषध का सेवन कराना है। लास्ट में बचता है अरुचि। अगर किसी को पसंद नहीं तो क्या करेंगे, तो रुचिकर चीजों में मिला के देंगे ना। अरुचि रोग में, यानी किसी को औषधि नहीं पसंद है तो अरुचि रोग में अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ हितकर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये हो गया अरुचि। यहाँ औषधि की अपेक्षा अनुसार यह 10 काल बताए गए हैं। शारंगधर ने 5 ही औषध काल बताए हैं। कौन कौन से हैं, गेय पंचविदो कालो भैषज ग्रहणे नृणाम, किंचित सूर्योदय जाते तथा दिवस भोजने, सायंतने भोजने चो मुहुश्चापि तथा निशि। यही निशि अभी हमने आपको लिखाया था। प्रायः पित्त कफो, अब ये पूरा का पूरा हम आपको अगली क्लास में लिखाएंगे। जैसे हमने चरक का आपको एक्सप्लेन करके लिखाया है, वैसे ही शारंगधर का भी पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस व्याधि में कैसे होता है, और सुश्रुत का भी थोड़ा सा लिखाना है, वो रह गया है। अभी खिचड़ी पक जाएगी और टाइम भी हो चुका है, आप तो ओवर हो रहेंगे, तो अगली क्लास में बताएंगे उसको। जितना जैसे बताया है उसको याद करिएगा। हमने आपको पुष्वा बताया है, सारी की सारी 5 वायु को याद करने का। पी फॉर प्राणवायु, तो प्राणवायु में क्या हो गया, ग्रास और ग्रासांतर। यू फॉर उदान, भैया हमको उदान मतलब बोलना है, रात भर बतियाना है फोन पे, तो उसके बाद उदान मतलब क्या हो गया, रात में भोजन करने के बाद। तीसरा आया समान, समान मतलब पाचन, पाचन बीच में होता है तो भोजन के मध्य में हो गया। व्यान मतलब सर्कुलेशन, प्रातः काल भोजन के बाद, क्योंकि दिन भर काम दाम करना है तो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, है ना। सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, कोई इसका क्या कहते हैं ना, डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि इसका जो है किसी मतलब आयुर्वेदिक सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है ना। तो व्यान क्या हुआ, प्रातः काल भोजन के पश्चात, और अपान क्या हुआ, उसको हमने डायबिटीज से कंपेयर कर लिया। प्रभु ताविल मूत्रतम, अपान वायु विगुड़ता, और जैसे वहां पे हम लोग भोजन के पूर्व देते हैं वैसे यहाँ पे। फिर उसके बाद काश, श्वास और क्या था, तृष्णा, इसमें मुहुर्मुहु देते हैं। हिक्का में सामुद्र यानी कि भोजन के आदि में और अंत में लघु अन्न के साथ। अरुचि में कैसे देते हैं, रुचिकर चीजों में मिक्स करके देते हैं, है ना। अरुचि में रुचिकर चीजों के साथ मिक्स करके। ये भैषज काल हुआ चरक का। अन्य आचार्यों के मत के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।